हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट एंड सीटेट प्रिपरेशन। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पीएसटेट के लिए और सीटेट के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये आपको फुल सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्रैक करना चाहते हैं पीएसटेट को या सीटेट को, पेपर 2 के जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जो पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए फुल कोर्स जहाँ पे आपको मिलने वाला है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और साथ ही में आपके जो नोट्स हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम साथ ही आपको दिए जा रहे हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साइकोलॉजी के सिलेबस को, सीडीपी के सिलेबस को, किसके अकॉर्डिंग? सीटेट के अकॉर्डिंग। देखिए पीएसटेट के अकॉर्डिंग हम हमारा सेशन डिफरेंट स्टार्ट कर चुके हैं। आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियोस आपको आई बटन में भी मिल जाएंगी। अगर आप पीएसटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे पीएसटेट के अकॉर्डिंग आपका जो डिफरेंट सिलेबस है, सीडीपी का, इंग्लिश का, पंजाबी का, मैथमेटिक्स का, तो ये सभी आपका स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो वहाँ से प्रिपरेशन पीएसटेट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं सीटेट की। तो सीटेट के साइकोलॉजी का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, इस चीज़ को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी नहीं है, 1 और 2 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा और आज हम यह हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो बात की जाए सीटेट की, जो हम बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, अगर हम बात करें मैथ्स, और जो हमारा सीडीपी के साथ साथ पंजाबी, तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में इनका सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। इनके सेशंस भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियोस आपको आई बटन में अवेलेबल होंगी, तो अगर आप चाहें देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीएसटेट और सीटेट के अकॉर्डिंग। जो भी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो ईजिली अवेलेबल है, आप चाहे तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। फुल कोर्स, फुल सिलेबस आपको वहाँ पे अवेलेबल नज़र आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं हमारे साइकोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक को, विच इज़ ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग से ज़रूर हमने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल बेसिक हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सीटेट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि कब तक एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, बट मुझे नहीं लगता कि सितंबर में सीटेट होगा, 2020 होगा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। जहाँ तक हमें लग रहा है कि शायद दिसंबर तक, मेरा मानना ऐसा है कि शायद दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो देखिए, वो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम कुछ कह नहीं सकते कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। बट हमारा जो प्रिपरेशन करना, हमें प्रिपरेशन टाइम टू टाइम ज़रूर करनी चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए रहना चाहिए। अगर बाई चांस रियरली अगर हम कहें तो सितंबर में अगर होता भी है तो हमें उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। और उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स और नोट्स जो हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नज़र आएंगी, आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। जैसे कि आज जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी का, तो इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल सेम नेम से ही अवेलेबल होगा। इंस्टाग्राम आपको पीएसटेट सीटेट प्रिपरेशन या फिर पीएसटेट 2020 के नेम से मिल जाएगा। फेसबुक भी आपको पीएसटेट प्रिपरेशन के नेम से अवेलेबल होगा और साथ ही इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो अभी जाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को और कंप्लीट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, जो रहने वाला है सीटेट के साइकोलॉजी के लिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, और आज कंप्लीट भी करते हैं इसको, जिसका नेम है मनोविज्ञान का विकास,
ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी जिसको कहा जाता है, जिसमें हम ये स्टडी कर रहे हैं कि आज तक जो 21st सेंचुरी है, अब तक मनोविज्ञान में कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कितने व्यूज़, कितने डेफिनेशन साइकोलॉजी के लिए हमें देखने को मिली हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, और ये 4 स्टेजेस में से हम फर्स्ट और सेकेंड को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर। आज हम स्टडी करेंगे थर्ड और फोर्थ कोर, और जिसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेज था, इसमें बात की गई थी सोल की। ये डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है कि जो साइकोलॉजी है वो साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है, और इसका मतलब है स्टडी ऑफ सोल, मतलब आत्मा का अध्ययन। उसको निगलेक्ट कर दिया गया, कहा गया कि ये अमूर्त है, आत्मा अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके कारण इसकी स्टडी, इसका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। फिर जब सेकेंड स्टेज की बात आती है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो माइंड का अध्ययन है। मनोविज्ञान मतलब मन प्लस विज्ञान के साथ इसको डिफाइन किया गया, माइंड का अध्ययन बताया गया, और यहीं पे भी हमें सेम रीज़न देखने को मिलता है कि माइंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जिसके कारण इसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारी थर्ड स्टेज को। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, थर्ड स्टेज में कहा गया है कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है, चेतना का अध्ययन है। तो बिल्कुल ये डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1850 से ये स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेज का जो समय है वो 1850 मतलब 1850 से स्टार्ट होता है। और ये डेफिनेशन क्या हमें देखने को मिलती है कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है, चेतना का अध्ययन है। और ये डेफिनेशन दी किसने थी? विलियम वुंट और टिचनर, इन दोनों के द्वारा ये कहा गया था कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना मतलब हमारी माइंड की क्रियाओं से इसको ज़रूर समझाया गया था, कहा गया था चेतना के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी टाइम पीरियड में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, तो वो क्या है? 1879 में हमें ये पता चलता है कि जो विलियम वुंट हैं, जिन्होंने कहा था कि जो कॉन्शियसनेस की स्टडी है साइकोलॉजी, उन्होंने एक लैब इस्टेब्लिश की, पहली लैब इस्टेब्लिश की गई थी उस समय। वर्ल्ड में पहली लैब इस्टेब्लिश हुई थी साइकोलॉजी की। कब हुई थी? 1879 में। किस द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी लिप्जिंग। क्लियर। अगर हम बात करें तो आज इसका नेम बदल गया है, नाम बदलकर इसका क्या हो गया है? मार्क्स हो गया है। पर उस समय इसका नाम क्या था? लिप्जिंग था। तो जरूर इस चीज को देखेंगे। और मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। तो इसी कारण से जो विलियम वुंट है वो किस नेम से जाने लगे? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के नेम से वो जानने लगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी थे वो कौन थे? विलियम वुंट थे। क्लियर। और उन्होंने पहली लैब बनाई थी मनोविज्ञान की। तो इस कारण से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी किनको कहा जाता था? विलियम वुंट को कहा जाता था। इसके बाद इसी स्टेज में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे मेथड्स की शुरुआत की गई। सबसे पहला मेथड दिया गया इंट्रोस्पेक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म। ये दोनों मेथड जो दिए गए थे वो किन्होंने दिए थे? विलियम वुंट ने दिए थे। इसी वजह से हम विलियम वुंट और टिचनर, इन दोनों को संरचनावादी भी कहते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी स्ट्रक्चरलिज्म की, संरचनावाद की। और एक मेथड इंट्रोस्पेक्शन भी इनके द्वारा दिया गया था। क्लियर। यहाँ पे अगर हम बात करें, विलियम वुंट के दिए गए ये दोनों ही मेथड फेल हो गए थे, सक्सेसफुल नहीं थे, जिसके कारण एक थर्ड मेथड हमें देखने को मिला जिसका नेम था फंक्शनलिज्म। और ये दिया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स ने एक फिक्स्ड मेथड दिया था फंक्शनलिज्म, जो कि तीसरा मेथड था। उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया था विलियम जेम्स ने इनकी डेफिनेशन में। क्लियर। तो उन्होंने एक फंक्शनलिज्म नाम का मेथड दिया जो कि सक्सेसफुल रहा। और क्योंकि इनका दिया गया फंक्शनलिज्म सक्सेसफुल रहा,
तो इसी कारण से जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी है, मतलब आज की साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। देखिए यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो वो विलियम वुंट है। क्लियर? अगर हमें मॉडर्न की बात की जाती है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, तो वो कौन है? विलियम जेम्स हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। विलियम जेम्स बिलोंग करते थे अमेरिका से, इसलिए उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो हमें माइंड में रखनी है। विलियम जेम्स ने इसी समय में अपनी एक बुक भी बनाई थी। बुक उन्होंने लिखी थी 1890 में, हमें वो बुक देखने को मिली थी। बुक का नेम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चंस, फेमस बुक है, क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल ये विलियम जेम्स के द्वारा बनाई गई थी 1890 में। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस स्टेज से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हमने देखा कि विलियम वुंट और टिचनर, इन दोनों ने क्या दिया? चेतना का अध्ययन के बारे में बताया। साइकोलॉजी को कहा कि चेतना का अध्ययन है। और इसी समय में विलियम वुंट ने पहली लैब भी बनाई थी, जो जर्मनी में थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में थी। क्लियर? और समय भी आपके सामने है। और यही कारण है कि विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें। क्लियर? और इसी समय में, इसी स्टेज में उन्होंने दो मेथड्स भी दिए थे, स्ट्रक्चरलिज्म और इंट्रोस्पेक्शन, बट ये दोनों ही फेल हो गए थे। और इसके बाद थर्ड जो मेथड था, जो कि सक्सेसफुल रहा था, वो मेथड दिया गया था विलियम जेम्स के द्वारा, फंक्शनलिज्म। तो क्योंकि इनका मेथड सक्सेसफुल था, तो इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जो कि आप सबके सामने है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास मॉडर्न वर्ड यूज हो रहा है तो आज की बात हो रही है तो विलियम जेम्स होंगे। अदरवाइज जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो कौन है? विलियम वुंट हैं। और जो विलियम वुंट हैं उनको अमेरिकन साइकोलॉजी के पितामह भी कहा जाता है, अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई बुक हमें हमेशा माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान के सिद्धांत। कब लिखी थी इन्होंने? 1890 में। देखिए इतने से टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और रीजन ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल बेसिक ज़रूर है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत बार इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। चारों स्टेजेस से अगर बात करें फुल टॉपिक की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, बनते हैं। तो ज़रूर इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड कॉन्शियसनेस हैज़ 3 टाइप्स। यहाँ पे कॉन्शियस की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो हम सबको क्लियर है कि आज की डेफिनेशन से जो कॉन्शियस की डेफिनेशन है, विलियम वुंट के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, वो मैच नहीं होती। मतलब ये जो डेफिनेशन है इसको निगलेक्ट कर दिया गया था, इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया था। इसके 2 कारण थे, उन दोनों को अच्छे से देखते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई इन टाइप्स के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड ने बड़ी डिटेल में ही कॉन्शियसनेस को समझाया है। उनकी इस स्टडी को, इस थ्योरी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट आज के लिए जस्ट हम ओवरव्यू ज़रूर लेंगे इस चीज़ का, ताकि हमें कॉन्शियस के बारे में कोई भी डाउट ना रहे। तो ज़रूर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्शियस मन की, चेतन मन की, तो ये पहली बात तो ये हमारे माइंड का 10% पार्ट होता है। क्लियर? वो सभी बातें जो हमेशा हमारे माइंड में प्रेजेंट रहती हैं, जिनको याद करने के लिए या जिनको सोचने के लिए हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो वो क्या होता है? कॉन्शियस होता है, चेतन मन होता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें अनकॉन्शियस की, तो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये हमारे माइंड का 10% पार्ट होता है, कवर करता है। और अनकॉन्शियसनेस हमारे माइंड का 90% पार्ट कवर करती है। अनकॉन्शियसनेस क्या होती है? वो सभी बातें जो हमारे माइंड में नहीं होती, जिनको हम भूल जाते हैं, प्रेजेंट नहीं होती हमारे माइंड में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन, जो कोई पेशेंट कोमा में है, तो उस टाइम उसके माइंड में कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल अचेतन होगा, बिल्कुल अनकॉन्शियस होगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है। जब हम सो रहे हैं तो हमारे माइंड में
कोई भी बातें नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमारा माइंड एक तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। 90% जो केस होता है वो यही होता है कि 90% हम हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे माइंड में प्रेजेंट नहीं होती। कॉन्शियस की बात करें तो बिल्कुल, जिसको सोचने के लिए हमें एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते, ऑल टाइम हमारे माइंड में प्रेजेंट रहती हैं वो बातें, वो कॉन्शियस में आती हैं। अब अगर बात करें सबकॉन्शियस की, सबकॉन्शियस क्या होता है, अचेतन मन अगर हम कहें तो सबकॉन्शियस क्या होता है। सबकॉन्शियस वो बातें जो हमारे माइंड में है बट एक टाइम के लिए वो स्किप हो गई हैं, और उनको याद करने के लिए, उनको रिमेंबर करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एफर्ट्स जब हम लगाते हैं और सडनली हमारे माइंड में वो बात या फिर हम कहें कोई आइडिया आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हम किसी एमरजेंसी में हैं, कोई प्रॉब्लम है, हमने पहले नहीं सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन हमें आएगी तो हमें ये सब करना है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा सब कुछ हम नहीं सोच के चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम, अगर वो अचानक से हमें सोचना पड़ता है कि अब हम क्या करें, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो उस टाइम पे हमें अचानक से कोई आइडिया आ जाता है, सडनली हमारे माइंड में सोल्यूशन आ जाता है, एफर्ट्स लगाने के बाद हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाता है। तो वो सब चीज़ें किस में कन्वर्ट हो, किस में प्रेजेंट होती हैं, सबकॉन्शियस में। सिंपल वर्ड्स में कहेंगे वो सभी बातें जिसको याद करने के लिए, जिसको सोचने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, सबकॉन्शियस होता है। जब हम बिना एफर्ट्स के ही अपना जवाब दे देते हैं तो वो कॉन्शियसनेस होता है। और जो अनकॉन्शियस है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंट ही नहीं होते, हमारी माइंड में वो बातें होती ही नहीं है, भूली हुई बातें हम जिसको कह सकते हैं, वो सब इसमें कवर होता है। तो चलिए अब अगर आगे हम बात करें, आगे हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से दो कारण हैं जिसके कारण इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज कर दिया गया, नकार दिया गया, इस डेफिनेशन को भी गलत कहा गया। देखो, बहुत सारे मनोविज्ञानी थे उस समय पर, उनका कहना था कि एक पर्सन सिर्फ चेतन नहीं होता, वो अर्ध चेतन, सबकॉन्शियस भी होता है, अनकॉन्शियस में भी उसका बिहेवियर हमें नज़र आता है। तो ये दोनों सिचुएशंस भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। पर अगर हम देखें तो डेफिनेशन में कहा गया है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब सिर्फ कॉन्शियस की बात की गई है, चेतन मन की बात की गई है, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। एक तो ये कारण है क्योंकि सबका मानना था कि इन दोनों में भी इंसान का जो बिहेवियर है वो नज़र आता है, तो इन दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट कहा किसके बारे में गया था, ओनली चेतन के बारे में। तो ये एक कारण रहता है जिसके कारण इस डेफिनेशन को नकार दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। सेकंड जो रीज़न है वो क्या है, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड रीज़न एक ये भी रहता है कि बाकी मनोविज्ञानियों का कहना था कि हर एक पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर एक पर्सन का उनकी लाइफ में डिफरेंट उन्होंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। क्लियर? तो इसी कारण से सबको हर एक माइंड में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम वे से हम सबको जज नहीं कर सकते। तो एक ये कारण रहता है जिसके कारण इस कंडीशन को, इस डेफिनेशन को भी नकार दिया जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियस की स्टडी नहीं है। तो चलिए, ऐसा होने के बाद हमें फोर्थ स्टेज सामने आती है। फोर्थ स्टेज मतलब आज का टाइम, आज जो साइकोलॉजी है, आज जो डेफिनेशन हमें साइकोलॉजी की देखने को मिलती है वो इसमें कवर होती है। क्लियर? तो फोर्थ स्टेज जो है उसमें हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की स्टडी है, व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में। जो टाइम पीरियड में अभी अभी आपको बता चुकी हूँ कि 20th सेंचुरी है। क्लियर? तो यहाँ से इसका स्टार्ट होता है और बिल्कुल आज भी यही हमें देखने को मिलता है। आज अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज साइकोलॉजी, तो हमारा जवाब क्या होता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब अध्ययन किया जाता है व्यवहार का। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा गया कि जो व्यवहार है उसको हम देख सकते हैं, देखकर उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके हम उसको जज करते हैं कि पर्सन जो होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत जजमेंट हम करते हैं। तो वो सब किस में इंक्लूडेड होता है, साइकोलॉजी में होता है। मतलब जो व्यवहार है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अमूर्त नहीं है। तो आज भी यही डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है और ये डेफिनेशन दी किन्होंने थी, जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन के द्वारा ये कहा गया था, जो आज भी हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। जब हम किसी पर्सन के बिहेवियर को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी।
तो इसी कारण से फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कौन है, व्यवहारवाद के पितामह भी कौन है, जे.बी. वॉटसन। तो ये चीज़ें हम ज़रूर माइंड में रखेंगे। पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें हमें किनका देखने को मिलता है, पावलव का पूरा पूरा सहयोग देखने को मिलता है। और फादर ऑफ अमेरिकन बिहेवियरिज्म कौन थे, थ्रोनडाइक थे। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें हैं, हमें याद रखनी है। तो इसी समय पे हमें बेस्ट साइकोलॉजिस्ट भी मिले थे हमारे 20th सेंचुरी के, वो कौन थे, स्किनर थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 20th सेंचुरी के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कौन थे, तो वो कौन है, स्किनर। तो जरूर ये सब चीज़ें हमें देखनी है। फोर्थ जो स्टेज है जो आज भी कंटिन्यूज है, तो ये सब बातें उसमें कवर होती हैं। क्लियर। अगर हम थोड़ा देखें कि आज अब तक हमने जो 4 स्टेजेस हैं उसमें क्या स्टडी किया है, तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में हमने स्टडी किया। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा, सबसे पहले इसको कहा गया सोल। क्लियर। सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल की बात की गई। क्लियर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी को माइंड का अध्ययन कहा जाता है, मन का अध्ययन कहा जाता है, पर इन दोनों को नकार दिया जाता है। क्यों? रीज़न दोनों का ही सेम है कि दोनों ही अमूर्त हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं। फिर इसके बाद हम थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में हमें देखने को मिलता है कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस का अध्ययन करती है, चेतना का अध्ययन करती है, जो कि इन्होंने कहा था। बिल्कुल हम अभी स्टडी करके आए हैं, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। ये बात कही गई थी विलियम वुंड के द्वारा और टिचनर के द्वारा। क्लियर। उसके बाद हमने अच्छे से देखा कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, जिसके कारण इन दोनों के बारे में कोई भी अच्छे से इस डेफिनेशन में कोई बातचीत नहीं की गई थी, सिर्फ चेतना के बारे में कहा गया था, जिसके कारण इसको भी निगलेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है जो आज का समय है उसको देखें अगर हम, तो फोर्थ स्टेज कवर करती है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी जिनको कहा जाता है जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर की स्टडी है, व्यवहार का अध्ययन है। तो बिल्कुल यही डेफिनेशन आज हम स्टडी भी कर रहे हैं। तो इन सबका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन देखने को मिलता है लास्ट में, क्या रिजल्ट क्या निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। मतलब जो मनोविज्ञान है वो क्या है, वो एक विषय है जो किस चीज़ का अध्ययन करता है, हमारी मानसिक क्रियाओं का और हमारे व्यवहार का। मतलब आज अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज साइकोलॉजी, देन साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। और एक डेफिनेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, वुड्सवर्थ के द्वारा दी गई है, ये बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है, तो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे, स्टडी करेंगे। डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेफिनेशन दी गई थी वुड्सवर्थ के द्वारा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। तो बिल्कुल सही, जो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी है तो उसमें हम देखते हैं कि मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, स्टडी ऑफ सोल के बारे में स्टडी करते हैं, बट उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाता है और क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। तो पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खो दी, फिर उसने अपनी चेतना खो दी, और बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर उसने अपने मन को खो दिया था। ये चीज़ हम यहाँ पे कहेंगे कि देन इट्स माइंड एंड देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस। सबसे पहले उसने अपनी सोल को खोया, मतलब इस डेफिनेशन को नकार दिया गया। फिर माइंड के बारे में जो डेफिनेशन थी उसको भी गलत कहा गया, और जो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन हमें थर्ड स्टेज में देखने को मिलती है उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। और इसके बाद इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ अ शॉर्ट, मतलब इसमें सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, हम कहेंगे कि यहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कि आज भी जो मनोविज्ञान है वो किस चीज़ की स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है, बिहेवियर। सबसे पहले इसने अपनी सोल को खोया, अपने माइंड को खोया, अपनी कॉन्शियसनेस को खोया, और आज हम क्या देखते हैं साइकोलॉजी में, बिहेवियर को देखते हैं। स्टडी किसकी करते हैं, बिहेवियर की करते हैं। तो ज़रूर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्लियर।
तो यहीं पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अच्छे से डिटेल में हम इसको स्टडी कर चुके हैं और फुल जो चारों स्टेजेस है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो बेसिक ज़रूर है बट कवर करनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, इजी भी है, आप सबने किया भी होगा अच्छे से, तो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। और एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा और आप सब ये PDF चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप्स में, वहाँ पे आपको ये PDF सेंड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करना कि ताकि, और शेयर भी करना ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से वो भी प्रिपरेशन कर पाएँ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।